सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्या दिया है, एक्सप्लेन हाउ द एलिमेंट सोडियम इज मोनोवैलेंट। कि जो सोडियम एलिमेंट है वो मोनोवैलेंट क्यों है। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, सोडियम एलिमेंट इज मोनोवैलेंट। तो अब पहले क्वेश्चन को समझो, सोडियम एलिमेंट इज मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मोनो मतलब वन एंड वैलेंट मतलब वैलेंसी। मतलब सोडियम एलिमेंट की वैलेंसी वन क्यों है, ये तुमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2,8,1। अब इसमें वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 से कम है, और 4 से कम रहेगा तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ओके। और दूसरा अपना डेफिनेशन क्या होता है वैलेंसी का, कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बना रहा है, या तो वो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बना रहा है, या तो वो कितना उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे हैं, या तो देने में मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने में, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, वो डिपेंड करता है उसका वैलेंसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन NaCl में देखते हैं कि NaCl को अपन कैसे लिखते हैं, NaCl। तो यहाँ पे Na कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब इससे भी शो होता है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ओके। अब सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या बन जाता है, यहाँ पे देखो यही एग्जाम्पल में सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl-, ये एक्चुअली ऐसा रहता है बराबर। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है आउटर मोस्ट शेल में से, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, Na प्लस का कन्फिग्रेशन बन जाता है 2,8। मतलब ये इसका अभी लास्ट शेल कौन सा हो गया, ये वाला लास्ट शेल हुआ, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये अब स्टेबल हो गया। सिमिलरली क्लोरीन माइनस का ओरिजिनली कितना था, 2,8,7 था, लेकिन जब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये भी क्या बन गया, 2,8,8। मतलब अब ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना। तो सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसलिए बोलते हैं सोडियम एलिमेंट इज मोनोवैलेंट। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या दिए सेकंड क्वेश्चन, M इज बायवैलेंट मेटल। कोई तो एक मेटल है M जिसका वैलेंसी है 2, इट इज अ बायवैलेंट मेटल। राइट डाउन द स्टेप्स टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द रेडिकल्स सल्फेट एंड फॉस्फेट। मतलब अपने को स्टेप्स लिखने हैं कि अगर ये कंपाउंड बनाएगा सल्फेट और फॉस्फेट के साथ तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, ठीक है, चलो तो अपन इसके स्टेप्स लिखते हैं। अगर ये सल्फेट और फॉस्फेट के साथ फॉर्मूला बना रहा है तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो चलो सल्फेट होता है SO4 और फॉस्फेट होता है PO4। ओके, तो चलो अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं सल्फेट के साथ। पहला स्टेप तो क्या होता है कि तुम लोग पहले मेटल का सिंबल लिख लेते हो M, और यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट का SO4। सेकंड स्टेप होता है इसका वैलेंसी लिखते हो। मेटल का वैलेंसी दिया है बायवैलेंट है मतलब 2, और सल्फेट का भी वैलेंसी होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा M2SO4, और SO4 के नीचे भी क्या आ जाएगा 2, क्योंकि M2SO4 2। अब जब दोनों सेम है तो मैंने बोला था उसको सेम नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा MSO4। अब बात करते हैं MPO4 की। MPO4 में M की वैलेंसी तो फिक्स है 2, इट इज़ अ बायवैलेंट, और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, M3PO4 ट्वाइस, M3PO4 ट्वाइस। और जब तुम लोग M3PO4 ट्वाइस लिखोगे तो अब ये जो दो तुम्हारे नंबर है 3 और 2, ये क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इसको तुम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड कर दिया था, 2/2 1, 2/2 1, लेकिन इसको यहाँ पे कर सकते हो, नहीं कर सकते। करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, जो कि गलत है, पॉइंट में नहीं करना है। तो इसके इसका फाइनल आंसर रहेगा M3PO4 ट्वाइस, और इसका फाइनल आंसर रहेगा MSO4। ओके, एकदम सिंपल। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन द नीड फॉर रेफरेंस एटम फॉर डायटोमिक फॉर एटॉमिक मास, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट 2 रेफरेंस एटम्स। ओके, तो तुमको क्या लेना बोला है कि रेफरेंस जो एटम है, एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास। मतलब जो भी अपन पहले एटॉमिक मास मेजर करते थे, तो एटॉमिक मास मेजर करने के लिए रेफरेंस एटम की नीड क्या पड़ी। तो सबसे पहले तो जो एटम था उसका साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। एटम का जो साइज़ है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। एटम का साइज स्मॉल होने की वजह से कोई भी डायरेक्ट इक्विपमेंट या तो कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी कि तुम लोग डायरेक्ट उसका मास मेजर कर सको, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा था। ठीक है, तो फिर तुमको कोई रेफरेंस एटम की जरूरत पड़ी। रेफरेंस एटम का मतलब क्या, कोई तो एक एटम है जिसका साइज़ है इतना, और दूसरा कोई
एटम है जिसका साइज है इतना, तीसरा कोई एटम है जिसका साइज है इतना। अब तुम लोग मास नहीं बता सकते, लेकिन रेफरेंस तो बोल सकते हो ना कि अगर इसका साइज इतना है और इसका साइज इतना है तो इसका जो भी मास रहेगा वो हो सकता है इसके मास मतलब 10 टाइम्स हो। इसका जो भी मास रहेगा वो रहेगा 10 टाइम्स मास ऑफ ये, क्योंकि इसका साइज जो है 10 टाइम्स बड़ा दिख रहा है इससे। इसका मास तुम लोग को दिख रहा है ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बड़ा है, इसका साइज 20 टाइम बड़ा है, तो इसका मास भी कितना बड़ा होगा, 20 टाइम्स बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला एटम। जो भी एटम होगा, सपोज करो ए एटम है तो 10 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए। समझ में आ रहा है? मैं रेफरेंस एटम का मतलब क्या है, इसके रेफरेंस में बता रहा हूँ। अभी कोई एक एटम है ए जिसका मास है, सपोज कर लो कोई, तो उसका मास सपोज कर लो ए ही उसका मास है, ठीक है। और अब मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका साइज है इतना। अब इसके और इसके साइज पे तुमको क्लियर कर दिख के आ रहा है 10 टाइम्स ये वाला साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ये डॉट, एज कम्पेयर टू ये वाला आइटम ए, तो इसका जो भी मास रहेगा वो भी 10 टाइम्स ही बड़ा रहेगा। वैसे सिमिलरली ये जो है तुमको इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 20 टाइम्स बिगर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो इसका जो भी मास रहेगा वो भी 20 टाइम्स बड़ा ही रहेगा एज कम्पेयर टू है। ओके, तो ये था तुम्हारा रेफरेंस एटम। अब दो दो रेफरेंस एटम पहले यूज़ किया जाता था। सबसे पहले यूज़ किया जाता था हाइड्रोजन, सबसे ओल्डेस्ट टाइम में यूज़ किया जाता था हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यूज़ किया जाने लगा कार्बन। ओके, तो ये था तुम्हारा गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट टू रेफरेंस एटम। तो एक था हाइड्रोजन जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास अपन ने कंसिडर किया था 1, और दूसरा था कार्बन जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास अपन ने कंसिडर किया था 12। ओके, ठीक है, ये तो था सिंपल। उसके बाद दिया है व्हाट इज मीन बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास। अब यूनिफाइड एटॉमिक मास मतलब क्या है, तो प्रेजेंटली अभी करंट कंडीशन में ना बहुत सारे न्यू न्यू टेक्निक्स अवेलेबल है कि जिससे अपन डायरेक्टली रेफरेंस एटम की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस एटॉमिक मास की ज़रूरत ही नहीं है, अपन डायरेक्टली उसका रियल एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी को बोलते हैं डाल्टन, उसी को बोलते हैं डाल्टन। और उसका अभी सिंबल भी आ चुका है, उसी को बोलते हैं डाल्टन, और उसका सिंबल है यू, उसका सिंबल है यू। और 1 यू इक्वल्स टू होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, इंटू 10⁻⁻27 kg 1 यू का मतलब होता है, ठीक है। तो अभी और उसका एटॉमिक मास कितना यू है, 1 यू है, 2 यू है, और जो भी रहेगा तुम लोग उसको चाहो तो फाइनली केजी में कन्वर्ट कर सकते हो ये कन्वर्जन यूज करके। तो ये था तुम्हारा यूनिफाइड एटॉमिक मास, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स व्हाट इज मीन बाय अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब व्हाट इज मीन बाय अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या है, देखो मोल का मतलब क्या था, मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल का फॉर्मूला था एक्चुअली नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ये था इसका फॉर्मूला। ओके, अब सपोज कर लो तुम लोग कोई तो सब्सटेंस लेते हो। अब कौन सा सब्सटेंस लेते हो तुमको फिक्स करना पड़ेगा कि तुम लोग को मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए। सपोज कर लो मैं सिंपल लेता हूँ एग्जांपल के लिए वाटर, कौन सा सब्सटेंस लेता हूँ मैं, वाटर लेता हूँ, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना एकदम सिंपल है। कितना आएगा, 18 आएगा, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, लेकिन ये 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18। और तुम लोग को दिया गया है, तुम लोग को दिया गया है, सपोज कर लो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वाटर का वेट है 18 ग्राम्स, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। क्या क्वेश्चन आया, द वेट ऑफ वाटर, द वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स, 18 ग्राम्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ले लो, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में पुट कर दो। वेट कितना दिया है, वेट दिया है 18, और मॉलिक्यूलर वेट तो अपने को फिक्स होता है जो कि होता है 18। तो 18/18 क्या हो गया, 1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1। कितना मोल्स हो गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1। ओके, अब बात को समझो। अब 1 आने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है जिसका जो वेट रहेगा वो किसके इक्वल्स रहेगा, वो इक्वल टू रहेगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल कब बोलेंगे, 1 मोल अपन तब बोलेंगे जब उसका वेट कितना हो, उसका वेट इक्वल्स टू हो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। जब कोई भी सब्सटेंस का जो भी अपन वेट ले रहे हैं 18 ग्राम 20 ग्राम, वो 1 मोल कब होगा, 1 मोल तब होगा जब जो तुम लोग वेट ले रहे हो वो इक्वल्स टू हो उसके मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है,
क्लियर है चीज़। और इसको मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना वहाँ से। ओके ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड डिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, तुमको कुछ कंपाउंड दिया और उसके मॉलिक्यूलर मासेस तुमको उसके नाम के साथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फर्स्ट दिया है Na2SO4। पहले तो इसका नाम निकालो, Na2SO4। अब ये क्या है, बेसिक रेडिकल है, कटायन है, तो इसका नाम क्या आएगा, Na का आएगा सोडियम और SO4 का आएगा सल्फेट। तो ये तो हो गया सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो सिंपल है, सोडियम एलिमेंट का कितना होता है, सोडियम एलिमेंट का होता है 23, लेकिन सोडियम कितने बना रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस सल्फर अकेला है, सल्फर का होता है 32, तो 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है, 4 टाइम है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब इसको प्लस कर दो, तो 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। अब इसको टोटल करोगे तो आंसर आ जाएगा 142 यू। यू इसका यूनिट हो जाएगा, जो कि डाल्टन बोलते हैं अपन। ओके 142 यू। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड का। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है K2CO3। K2CO3, अब K2CO3 का नाम क्या हो जाएगा, K2CO3, K मतलब पोटेशियम हो गया, के मतलब हो गया पोटेशियम बेसिक रेडिकल, और लास्ट वाला रहेगा एसिडिक रेडिकल, तो CO3 होता है कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। ओके ठीक है। अब पोटेशियम कितने बार आ रहा है, 2 बार। पोटेशियम का सिंगल वेट कितना होता है, पोटेशियम का सिंगल अकेले का वेट होता है 39, तो 2 इंटू 39 प्लस कार्बन एक ही है, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 39 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। अब इसको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 138 यू। 138 यू। ठीक है, एकदम सिंपल। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, CO2 दिया है। नेक्स्ट तुमको दिया है CO2। अब CO2 का नाम क्या हो जाएगा, CO2 तो एकदम क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 तो एकदम क्लियर है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके ठीक है, चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 12, 1 टाइम्स ये, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32। इसको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 44 यू। देखो कितना सिंपल है, फटाफट सॉल्व हो रहा है। ओके, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है MgCl2। अब MgCl2 का नाम क्या आ जाएगा, देख लो, MgCl2, MgCl2, Mg मतलब हो गया मैग्नीशियम, Mg मतलब हो गया मैग्नीशियम, और Cl मतलब हो गया क्लोराइड, Cl मतलब हो गया क्लोराइड, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जब तुम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, मैग्नीशियम का वेट होता है 24। मैग्नीशियम का वेट होता है 24, और क्लोरीन कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। क्लोरीन का वेट कितना होता है 35.5, तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 35.5, तो आंसर आ जाएगा 71। तो 24 प्लस 71 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 यू। दिस विल बी 95 यू। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो वैसे तुम लोग NaOH का भी फाइंड आउट कर सकते हो, AlPO4 का भी फाइंड आउट कर सकते हो, एंड NaHCO3 का भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैं होमवर्क ही देता हूँ, होमवर्क ही कर लो, कुछ तो खुद से करो। सब तो मैं ऑलमोस्ट करके ही दिया, बस तुमको सारे एलिमेंट्स के इंडिविजुअल एटॉमिक मास पता होने चाहिए, और वो कितना टाइम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना खुद से होमवर्क करो। तो अब बात करते हैं, सिर्फ तुम्हारे बचे हैं 3 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8, जो कि अपन नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है, चलो अब मेरा मन नहीं मान रहा तो बता ही देता तुम लोग को। तो फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ इज एक्चुअली NaOH। मतलब ये क्या है, Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, एंड OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन एक ही बार आ रहा है, तो ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 40 यू। ओके, अब कौन सा बचा, अब 2 ही बचा, अब 2 तो खुद से कर लो, AlPO4 एंड NaHCO3। AlPO4 का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एंड NaHCO3 का क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खुद से कर लो, एकदम सिंपल है। एंड बाकी बचे तुम्हारे सिर्फ 3 क्वेश्चन, 6, 7, 8, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो फाइनली थैंक यू।